हेलो एवरीवन, वेव क्लासेस मसूरी में आपका स्वागत है। हम लोग ऑप्टिक्स का स्टडी कर रहे हैं। ऑप्टिक्स में आपको इस चैनल पे आप जाके देखिए, प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा ऑप्टिक्स का 10 के आसपास वीडियो आपको डाला गया है। उसमें आपका जो लास्ट वीडियो है वो मैग्नीफिकेशन से रिलेटेड है। मैग्नीफिकेशन से रिलेटेड लास्ट वीडियो आपको दिया गया है। मैग्नीफिकेशन आपको क्या डिफाइन, इस मैग्नीफिकेशन का नाम जो होता है इसको हम बोलते हैं लीनियर मैग्नीफिकेशन, लीनियर, या इसको बोल सकते हैं ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन, या इसको बोल सकते हैं लैटरल मैग्नीफिकेशन। ये तीनों नाम का मतलब एक है, लीनियर, ट्रांसवर्स, लैटरल। ये तीनों मैग्नीफिकेशन का मीनिंग एक ही होता है। और इसका जो डेफिनेशन है, वो डेफिनेशन में हम लोग क्या सीखे थे, लीनियर मैग्नीफिकेशन, ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन, लैटरल मैग्नीफिकेशन को हम यूज कब करेंगे, इसका क्या मीनिंग समझना है। तो इस मैग्नीफिकेशन का यूज तब हम करते हैं जब ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर प्लेस्ड हो, मतलब ऑब्जेक्ट में कुछ हाइट होना चाहिए। जब ऑब्जेक्ट में हाइट होता है, लेंथ होता है, तब कौन सा मैग्नीफिकेशन डिफाइन होता है, तो उसको बोलते हैं लीनियर, ट्रांसवर्स या लैटरल। तो ये इंपॉर्टेंट है। जब भी मतलब कभी भी क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में कि लैटरल मैग्नीफिकेशन और लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन में क्या डिफरेंस है, ठीक है, तो आपको एक और नाम अभी बोले हम, लॉन्गिट्यूडनल। तो लॉन्गिट्यूडनल जो मैग्नीफिकेशन होता है इसको यूज कब करना है, तो इस मैग्नीफिकेशन का यूज तब होगा जब ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग प्लेस होगा। जैसे इसको देखिए, इसका हाइट नेग्लिजिबल है, इसका जो भी है उसको हम विड्थ बोल सकते हैं। विड्थ का मतलब चौड़ाई। देखिए, तो अगर ऑब्जेक्ट को इस तरह से प्लेस किया गया है तो इसको हम क्या बोलेंगे कि ये ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग प्लेस है। इसको क्या बोलेंगे कि प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर प्लेस है, क्योंकि इसमें लेंथ है, इसका थिकनेस बहुत कम है। थिकनेस कम है तो क्या बचा, तो लेंथ बचा। इसमें लेंथ कम है तो बचा क्या, तो थिकनेस। तो अगर हम थिकनेस को कंसीडर करेंगे तब किसको डिफाइन करेंगे, लॉन्गिट्यूडनल। जब लेंथ को डिफाइन करेंगे, हाइट को डिफाइन करेंगे, तब कौन सा डिफाइन होगा, लीनियर, ट्रांसवर्स या लैटरल। तो ये चीज क्लियर है। लीनियर, ट्रांसवर्स और लैटरल का आपको मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला ड्राइव किया गया। क्या ड्राइव किया गया कि जो मैग्नीफिकेशन होता है उसको हम स्मॉल m से लिखेंगे, लीनियर को, और इसका डेफिनेशन होता है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट टू द हाइट ऑफ इमेज। मतलब इमेज का हाइट और ऑब्जेक्ट के हाइट के रेशियो को मैग्नीफिकेशन कहा जाता है। इसमें एक और फॉर्मूला इसमें ऐड किया गया था v और u के टर्म में। ये फॉर्मूला आया था -v/u। यही मैग्नीफिकेशन, इसको प्रूफ कराया गया। पीछे वाला वीडियो आप जाके देखिए, इसका डेरिवेशन आपको मिलेगा। तो ये मैग्नीफिकेशन तो क्लियर है। इसके आगे पीछे जो हम दो फार्मूला और पढ़े, अभी तक हम ऑप्टिक्स में अगर मेन बोले तो स्फेरिकल मिरर में 3 फार्मूला पढ़े। एक और फार्मूला क्या था, F = R/2। इसके अगला फार्मूला मिरर फार्मूला एक बताए, 1/F = 1/u + 1/v। ये तीनों का डेरिवेशन हम कर चुके हैं, ठीक है। अब यहां से आगे बढ़ते हैं तो देखिएगा, देखिए मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला हम लोग पढ़े HI/HO = -v/u। कभी कभी क्या होगा कि आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जाते हैं तो हमेशा मैग्नीफिकेशन को v/u तो हम लिखेंगे, HI/HO तो लिखेंगे ही। कभी कभी क्या सिचुएशन का डिमांड आएगा, कैलकुलेशन को थोड़ा फास्ट करना है, तो कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, डायरेक्टली अगर हमको फोकल लेंथ पता है, फोकल लेंथ, अगर किसी स्फेरिकल मिरर का, एक न्यूमेरिकल एक कॉन्सेप्ट बन रहा है, इसको आप सुन लीजिएगा। अगर किसी स्फेरिकल मिरर का अगर हमको फोकल लेंथ पता है और आपसे पूछे कि हाइट ऑफ इमेज बताओ, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बताओ या मैग्नीफिकेशन बताओ, तो डायरेक्टली हम m और f में रिलेशन कर सकते हैं। कैसे रिलेशन करेंगे उसको देखिएगा। तो यहां से हम क्या देख सकते हैं कि मिरर फॉर्मूला हम पढ़े हैं 1/F = 1/u + 1/v, ठीक है। तो एक बार क्या कर सकते हैं कि v का वैल्यू यहां पे पुट कर सकते हैं, ठीक है। v का वैल्यू यहां पे हम पुट कर सकते हैं, किसके टर्म में, f और u के टर्म में। तो देखिए क्या बनेगा, अगर हम 1/v लिखें तो यहां से आ जाएगा 1/F - 1/u। एलसीएम हो जाएगा FU, यहां पे बचेगा u, यहां पे बचेगा f।
तो जो v का वैल्यू होगा उल्टा करेंगे, रिवर्स कर देंगे, तो आएगा uf अपॉन u माइनस एफ। ठीक है, अब ये वैल्यू को उठा के यहाँ पे डाल दीजिए, तो मैग्नीफिकेशन यहाँ से हम लिख सकते हैं, मैग्नीफिकेशन था माइनस v अपॉन u, तो v का वैल्यू कितना आया, v का वैल्यू आया uf, तो यहाँ पे हम पुट करेंगे uf अपॉन u माइनस एफ। ठीक है, uf अपॉन u माइनस एफ किसका वैल्यू हुआ, v का, और नीचे में क्या है u, तो नीचे में u भी आएगा। अगर इसको हम आगे सॉल्व करें तो इसको हम लिख सकते हैं uf अपॉन u माइनस एफ, नेगेटिव साइन जो फार्मूला में लगा हुआ है साइन कन्वेंशन में वो रहेगा, और यहाँ से लिख सकते हैं 1 अपॉन u, u कैंसिल हो जाएगा, तो m का एक और वैल्यू क्या आ गया, m का वैल्यू आ गया माइनस एफ अपॉन u माइनस एफ। अब ये देखिए डायरेक्ट फॉर्मूला है, अगर आपको u पता है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पता है, फोकल लेंथ पता है, आप डायरेक्ट मैग्नीफिकेशन निकाल सकते हैं। अगर ऑब्जेक्ट का हाइट दिया है तो यहाँ से मैग्नीफिकेशन निकल जाएगा, उसके बाद आप इमेज का भी हाइट डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हैं इस फॉर्मूला को, आप बेसिक से भी आ सकते हैं। पहले आप मिरर फॉर्मूला लगाइए, मिरर फॉर्मूला लगाइएगा तो भी निकल जाएगा, भी लगाएगा, भी का वैल्यू यहाँ पे पुट करिए तो मैग्नीफिकेशन निकल जाएगा। तो ये फॉर्मूला कुछ अलग नहीं है, इसको थोड़ा शॉर्ट किया जा रहा है ताकि आप अगर दिमाग में ये फॉर्मूला है तो इसको डायरेक्टली यूज करके हम न्यूमेरिकल को जल्दी कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम चाहें तो इसी फॉर्मूला को भी के टर्म में ला सकते हैं, यू का वैल्यू यहाँ से पुट कर सकते हैं अगला बार में, जैसे यहाँ पे भी का वैल्यू निकाले ना, अगला टर्म में क्या कीजिएगा, यू का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिएगा। यू का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो एक और फॉर्मूला आएगा, उसको भी आप देख लीजिए। सबको नोटबुक में नोट होना चाहिए, आपके नोटबुक में। तो देखिए नेक्स्ट वाला जो हम करते हैं, फिर से क्या करेंगे, मिरर फॉर्मूला का यूज, 1 अपॉन एफ इक्वल टू 1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन वी। अभी हमको यू चाहिए तो इसको इस तरफ ले आइए, तो 1 अपॉन यू बराबर क्या हो जाएगा, 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन एफ माइनस 1 अपॉन वी। ठीक है, एलसीएम क्या हो जाएगा, वी एफ, यहाँ पे बचेगा v, यहाँ पे बचेगा f, यानी v माइनस एफ। तो u का वैल्यू कितना आ गया, वी एफ अपॉन v माइनस एफ। अब इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, तो m बराबर क्या हो जाएगा, देखिए यहीं से लिखना शुरू करते हैं, माइनस v अपॉन u, u का वैल्यू कितना आया, वी एफ अपॉन v माइनस एफ, v कैंसल, ये चला जाएगा ऊपर, तो m बराबर हम क्या लिख सकते हैं, माइनस v माइनस एफ अपॉन एफ। तो ये फार्मूला को भी हम डायरेक्टली यूज करेंगे। अगर इमेज का डिस्टेंस पता है, फोकल का लेंथ पता है, तो मैग्नीफिकेशन हम डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं। तो ये जो छोटा छोटा इसका नेक्स्ट प्रोसेस है कि इसको अगर न्यूमेरिकल थोड़ा जल्दी करना है तो उसमें मैग्नीफिकेशन, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और फोकल लेंथ में क्या रिलेशन होता है, मैग्नीफिकेशन, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ, ये तीनों में क्या रिलेशन है, तो दोनों से आपको बताया गया। तो चलिए एक ये कॉन्सेप्ट था, आगे बढ़ते हैं इससे। लीनियर मैग्नीफिकेशन का काम हो गया। मैग्नीफिकेशन किसके बारे में नॉलेज हमको देता है, ध्यान में रखना, कभी भी स्फेरिकल मिरर से कोई भी सवाल आए, अगर हमसे पूछा जाए कि उसका नेचर कैसा है, इमेज जो बना उसका साइज कितना है, तो साइज पता करना हो, नेचर पता करना हो, हम किसके पास जाते हैं, तो हम जाते हैं मैग्नीफिकेशन के पास। मैग्नीफिकेशन ऐसा एक टर्म है जो हमको इमेज के बारे में सब कुछ बता सकता है, मैग्नीफिकेशन। तो मैग्नीफिकेशन का कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठ गया होगा कि मैग्नीफिकेशन क्या होता है। ये होता क्या है, मैग्नीफिकेशन हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशियो है। कोई पूछे कि मैग्नीफिकेशन का कुछ यूनिट होगा क्या, तो देखिए तो हाइट यहाँ पे नाप सकते हैं मीटर में, यहाँ पे भी नाप सकते हैं मीटर में, मीटर मीटर कैंसल। तो मैग्नीफिकेशन का एक और चीज़ याद रखिएगा कि मैग्नीफिकेशन का कोई यूनिट नहीं होता है, ये डायमेंशन लेस, यूनिट लेस क्वांटिटी है। ठीक है, कभी कभी छोटा मोटा एग्जाम में ये भी सवाल आ जाता है, तो आपको पता चल रहा है यहाँ से कि ये रेशियो है, तो रेशियो का कोई यूनिट नहीं होता है, रेशियो का कोई यूनिट नहीं होता है। अगर सेम टर्म है तो इसका कोई यूनिट नहीं होगा। यहाँ पे भी लेंथ है, यहाँ पे भी लेंथ है, अगर अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी का रेशियो रहता तब तो उसका यूनिट आता। जैसे हम लिखते हैं वेलोसिटी, तो वेलोसिटी को क्या लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये भी एक रेशियो है लेकिन अलग अलग क्वांटिटी का। डिस्प्लेसमेंट को नापेंगे मीटर में, टाइम को नापेंगे सेकंड में, तो मीटर पर सेकंड इसका यूनिट निकल के आया। लेकिन यहाँ पे क्या है, दोनों हाइट है, दोनों लेंथ है, तो दोनों का यूनिट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसका कोई यूनिट नहीं होगा। तो चलिए ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं। एक और फार्मूला होता है जिसको हम बोलते हैं न्यूटन्स लॉ। न्यूटन्स फार्मूला होता है इस ऑप्टिक्स में, न्यूटन्स फार्मूला एक है। न्यूटन्स फार्मूला के बारे में समझिए कि क्या है, इसको कब लगाना है। एक स्पेशल केस बनेगा जिसमें हम न्यूटन्स फार्मूला को अप्लाई करेंगे। इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि ये आपके पास एक स्फेरिकल मिरर है और इसका फोकस यहाँ पे है, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है। ऑब्जेक्ट से यहाँ से
अब डिस्टेंस ऐसे हम पढ़े हैं कि डिस्टेंस कहाँ से नापना चाहिए, पोल से, लेकिन क्वेश्चन एक स्पेशल क्वेश्चन बन रहा है जिसके लिए कॉन्सेप्ट आपको हम बता रहे हैं। कभी कभी क्या होगा कि आपको बोलेगा कि पोल से डिस्टेंस नहीं दिया है, आपको बोलेगा किसी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फोकस से x है। देखिए कहाँ से बोला कि फोकस से डिस्टेंस कितना है x, तब पोल से डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तब पोल से डिस्टेंस हम बोल सकते हैं कि x प्लस एफ हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, ये फोकल लेंथ है, स्मॉल एफ है। और डिस्टेंस आपको ऑब्जेक्ट का कहाँ से दिया, आपको क्वेश्चन में बोलेगा कि फोकस से डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का कुछ है, मान लेते हैं कितना है, x है। यही से मान लीजिए कि इसका इमेज कहीं पे बना, मान लेते हैं यहाँ पे बना, इसको बोला कि फोकस से ही, कहाँ से, फोकस से ही इमेज का डिस्टेंस y है। तो बताइए कि x और y में क्या रिलेशन है, ठीक है, x और y में क्या रिलेशन है, या डायरेक्टली आपको बोलेगा कि इसका फोकल लेंथ कितना होगा, कुछ भी पूछ सकता है। तो देखिए जब फोकस से डिस्टेंस आपको दिया जाए, फोकस से डिस्टेंस दे दिया जाए कि x है, फोकस से डिस्टेंस दे दिया जाए इमेज का कि y है, ये ऑब्जेक्ट है और ये इमेज है। अब इस केस में आपको पूछा जाएगा कि फोकल लेंथ निकालिए, पोल से बताइए कि ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस पे है, पोल से बताइए कि इमेज कितना डिस्टेंस पे है, ये सब कुछ पूछा जा सकता है। तो इसमें कुछ अलग नहीं है, अगर फोकस से देता है तो यहाँ से पोल से हम डिस्टेंस निकाल लेंगे। फोकल लेंथ मान लीजिए कि हमको नहीं पता है, तो यहाँ से f होता है फोकल लेंथ, तो f प्लस x बोल देंगे कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है पोल से। अब पोल से इमेज का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो पोल से अगर हम इमेज का डिस्टेंस लिखें तो लिखना पड़ेगा y प्लस एफ, लिख सकते हैं। अब इस पे हम मिरर फॉर्मूला लगा देते हैं, रिलेशन अपने आप आ जाएगा। तो मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। देखिए साइन कन्वेंशन लगा दीजिए, तो फोकस इसका इस तरफ, ऑब्जेक्ट भी इस तरफ, इमेज भी इस तरफ, तो सब कुछ नेगेटिव होगा। तो लिखते हैं यहाँ पे -1/f, ठीक है, इक्वल टू u भी नेगेटिव है, u का वैल्यू कितना लेंगे, -x प्लस एफ, तो 1/-x प्लस एफ, ये भी माइनस में है, नेगेटिव है, तो वो माइनस हो जाएगा y प्लस एफ, ठीक है। इसको सोल्व कर लीजिए, माइनस को अगर कॉमन करना चाहें तो इसमें भी माइनस, इसमें भी माइनस, तो सब माइनस कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ से हम डायरेक्टली क्या लिखेंगे, 1/f इक्वल टू 1/x प्लस एफ प्लस 1/y प्लस एफ। एलसीएम अगर लिया जाए तो 1/f यहाँ पे हो जाएगा x प्लस एफ, इंटू में हो जाएगा y प्लस एफ। यहाँ पे अगर एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे y प्लस एफ बचेगा, और यहाँ पे लेंगे तो x प्लस एफ बचेगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, तो ऊपर में क्या आ रहा है, f और f 2f, यानी कि 2f प्लस x प्लस y, ठीक है, 2f प्लस x प्लस y, और डिवाइडेड बाई क्या है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, गुना कर लीजिए उसको, तो xy प्लस xf प्लस fy प्लस एफ स्क्वायर, इज इक्वल टू में क्या है, यहाँ से 1/f था। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2f स्क्वायर इधर आ जाएगा प्लस fx हो जाएगा प्लस fy हो जाएगा, इज इक्वल टू की इस तरफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो बराबर में क्या है, xy प्लस xf प्लस yf प्लस एफ स्क्वायर। जो कुछ कट रहा है काट लीजिए, देखिए तो xf yf yf कैंसिल आउट हो गया, इसको इस तरफ ले आइए, तो 2f स्क्वायर इधर है, f स्क्वायर इधर आएगा, तो क्या बचेगा, f स्क्वायर, इधर क्या बच रहा है, xy। तो यहाँ से हम डायरेक्टली हम फोकल लेंथ का डेफिनेशन क्या लिखेंगे, f स्क्वायर बराबर xy, ये भी डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, या इसको अंडर रूट में xy लिख सकते हैं। देखिए अगर हमको फोकस से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस x दिया, अब फोकस से इमेज का डिस्टेंस y दिया, अगर हमसे पूछ ले कि इसका फोकल लेंथ बताइए, तो डायरेक्टली इस फॉर्मूला को यूज कीजिएगा, फोकल लेंथ बराबर होगा √x इंटू वाई, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो कि एक स्पेशल सिचुएशन में यूज करना है हमको, कब, जब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कहाँ से दे रहा है, फोकस से। अगर फोकस से डिस्टेंस दे रहा है ऑब्जेक्ट का इमेज का, तब हम किसका यूज करते हैं, न्यूटन्स फार्मूला। तो ये भी सिंपल है, बस कैलकुलेशन करके ये इसका डेरिवेशन हो गया। आप डायरेक्टली इसको यूज रखिएगा, याद रखिएगा। ये फार्मूला डायरेक्टली डेरिवेशन में नहीं पूछने वाला है कि न्यूटन्स फार्मूला को डिराइव करो, ऐसे हम डिराइव करके आपको दिखा दिए, कुछ था ही नहीं। यहाँ से डिस्टेंस लिख लिए, यहाँ से डिस्टेंस देख लिए, टोटल पोल से डिस्टेंस निकाल लिए, मिरर फार्मूला हम पुट कर दिए, आंसर आ रहा है हमारा, ठीक है। तो ये था हमारा न्यूटन्स फार्मूला। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो कॉन्सेप्ट है क्वेश्चन बेस्ड है, आपको क्वेश्चन के बेसिस पे समझना है। जैसे आपको सिखाया गया कि ऐसे ऐसे सिचुएशन में ऐसा दिया रहेगा, तब आप इसका प्रयोग करिएगा, यूज करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड, इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन। तो जो लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन है, अभी आपको बताए थे कि इसका यूज कब करना है। लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन का मतलब क्या है, एक बताए ट्रांसवर्स या लैटरल या लीनियर। तो उसका मतलब था कि जब ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर हो, प्लेस हो, मतलब उसमें लेंथ हो, तब हम क्या निकालते हैं, लीनियर, लैटरल या ट्रांसवर्स। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट इस तरह से प्लेस हो, देखिए एक ऑब्जेक्ट इसको मान लेते हैं ओ, इसका लेंथ नहीं है, नेग्लिजिबल है, लेकिन इसका कुछ विड्थ है, ठीक है, इसका थिकनेस भी बहुत ज़्यादा नहीं है। मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट है, तो इसका जो थिकनेस है वो कुछ मान लीजिए कि dx है या dt मान लेते हैं, कुछ भी मान लीजिए, dx मान लेते हैं, ठीक है। इसका जो थिकनेस है वो कितना है, dx है। अगर यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट इस तरह से प्लेस किया गया है अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस, ध्यान रखना है कि लॉन्गिट्यूडिनल का यूज कब करना है, जब ऑब्जेक्ट कैसे प्लेस हो, अलोंग। अगर इस तरह से ऑब्जेक्ट प्लेस है तो इसका दो पॉसिबिलिटी बनेगा, एक तो अगर ये फोकस के अंदर होगा तो इसका इमेज वर्चुअल बनेगा, तो इस साइड, अगर रियल बनाना है तो रियल तो इस साइड बनेगा। और रियल जब बनेगा तो इसका जो प्लेसमेंट है उल्टा हो जाएगा। रियल अगर आपको कॉनकेव मिरर का नॉलेज है, आपको पढ़ाया गया है, पीछे वाला वीडियो जाके देखिएगा, तो अगर ऑब्जेक्ट और इसका इमेज अगर दोनों सेम साइड है तो हमेशा जो इमेज बनता है वो इन्वर्टेड बनता है। तो अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है तो इमेज कहाँ बनेगा, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे। अब यहाँ पे मान लीजिए कि बना, कुछ ऑब्जेक्ट का नाम देते हैं, थिकनेस भी दिखाते हैं, रुक जाइए। मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट का नाम ए बी है, ठीक है, ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, ए बी। अब यहाँ से ए बी इसलिए दिखा रहे हैं कि जो इसका पार्ट मिरर के नज़दीक है, इमेज में वो पार्ट मिरर से दूर जाएगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जैसे जैसे मिरर के हम पास आएंगे उसका इमेज दूर जाएगा। तो सबसे पास कौन है, तो बी, तो सबसे दूर कौन होगा, बी। तो इसका हम इधर लिख देते हैं कि ये बी डैश होगा। जो इस साइड वाला है लेफ्ट साइड वो कौन होगा, बी डैश, और ये साइड वाला होगा उसको मान लेते हैं ए डैश। क्लियर। अब यहाँ से देखिए कि ये हमारा पोल है, इमेज का फॉर्मेशन दिखा दिए, लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन हमको निकालना है। इसका यूज कब करते हैं, जब ऑब्जेक्ट का प्लेसमेंट प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग होता है। अब मान लीजिए कि यहाँ से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कुछ x है, ठीक है, ऐसे ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस u होता है। तो मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस u है, या u का वैल्यू हम कितना लेके चलते हैं, x मान लेते हैं। और यहीं से मान लीजिए कि जो इमेज बना उसका डिस्टेंस v होता है, अब v का वैल्यू मान लेते हैं कि y है। तो आपको फाइंड करना है कि इसका लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं कि अगर इसके थिकनेस, जो इसका थिकनेस है, मान लीजिए कि इसको हम लिख देते हैं थिकनेस dx लिखे थे, dx ले लीजिए, इसका थिकनेस मान लीजिए कि dy है। dy क्यों मार रहे हैं, कंसीडर ये करना है कि जो ऑब्जेक्ट और इमेज का जो थिकनेस होगा ना वो डिस्टेंस के कंपेयर में बहुत छोटा होगा। तो x के कंपेयर में dx का वैल्यू क्या है, नेग्लिजिबल। इसको बोलते हैं डिफरेंशियल चेंज इन x। डिफरेंशियल का मतलब बहुत स्मॉल चेंज। तो अगर हम इसका थिकनेस dx ले ले तो कोई दिक्कत नहीं है। हमको यहाँ से समझ में आ रहा है कि जो ऑब्जेक्ट का जो थिकनेस है वो डिस्टेंस के कंपेयर में नेग्लिजिबल है। ये फार्मूला, ये मैग्निफिकेशन तभी डिफाइन होता है। y के कंपेयर में dy का कोई वैल्यू है जी, तो नहीं है, बहुत ही छोटा स्मॉल वैल्यू है। तो इसको मान लेते हैं, इसका साइज dx है, इसका मान लेते हैं कि dy है। अगर ये दोनों के साइज का हम रेशियो निकाल दें तो उसको हम क्या बोलेंगे, लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन। क्योंकि मैग्निफिकेशन क्या होता है, साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे साइज क्या है, वर्टिकल है कि हॉरिजॉन्टल है, तो हमको दिख रहा है कि प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग है। अगर अलोंग है इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, लॉन्गिट्यूडिनल। तो हमको क्या दिमाग में आ रहा है कि हमको अच्छा इसका मतलब dx और dy के बीच में रिलेशन लाना है। यही समझ में आ रहा है कि dx किसका लेंथ है, किसका विड्थ है, लेंथ नहीं है विड्थ है, किसका है, ऑब्जेक्ट का। dy किसका है, इमेज का। अगर ये दोनों के बीच में हम रिलेशन ले आए तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल। दोनों का मतलब डिवीजन रेशियो लाना पड़ेगा। तो हम इसको कैसे निकालें, तो हम अच्छा सोचते हैं ऐसा कि ठीक है हमको dx चाहिए और dy चाहिए। तो dx कहाँ से आएगा, x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dx मिलेगा, y को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dy मिलेगा। और x y में रिलेशन हमको मिल सकता है मिरर फॉर्मूला से। तो सबसे पहले यूज कीजिए मिरर फॉर्मूला, 1/f = 1/u + 1/v होता है। अगर डायरेक्शन देखें हम साइन कन्वेंशन से तो f भी नेगेटिव, u भी नेगेटिव, v भी नेगेटिव।
कॉमन लेंगे सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो यहां से इसका वैल्यू पुट कीजिए, 1/f लिखते हैं, u का वैल्यू कितना मान लेते हैं x, और v का वैल्यू कितना मान लेते हैं y, जो कि यहां पे हम दिखाए हैं। अब इसको डिफरेंशिएट कीजिए, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड को हम डिफरेंशिएट क्यों कर रहे हैं, कहां से दिमाग आया, तो हमको क्या दिखा कि थिकनेस dx लिए हैं, इसका थिकनेस इमेज का dy लिए हैं, यही दोनों का रेशियो चाहिए, तो dx कहां से मिलेगा, x का डिफरेंशिएशन से dx मिलेगा। तो देखिए तो ये f तो नहीं बदलेगा, स्फेरिकल मिरर का फोकल लेंथ चेंज नहीं होता है, वो फिक्स पॉइंट है। अगर ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 पढ़े हम लोग। 1/x का, तो 1/x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, -1/x² इंटू dx, 1/x का -1/x² इंटू dx, और dy का क्या लिखेंगे, तो -1/y² इंटू dy। डिफरेंशिएशन ऐसे हम मान के चल रहे हैं कि आपको आता है, क्योंकि आप 12th क्लास का स्टूडेंट हैं तो बेसिक डिफरेंशिएशन आता होगा। जल्दी ही हम 11th का क्लास स्टार्ट करने वाले हैं, तो 11th के क्लास में ऐसे आपको नोट्स भी दिया गया था जब ऑफलाइन क्लास चल रहा था, तो नोट्स भी आप देख के डिफरेंशिएशन करना सीख सकते हैं, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन यहाँ से कर लिए, अब इसको इक्वल की इस तरफ लाइए, तो अगर उस तरफ से लाते हैं तो आ जाएगा dy/y², इसको इस तरफ प्लस हो गया, इधर बचा -1/x² इंटू dx, या हम लिख सकते हैं dx/x², ये ना हमको क्या चाहिए dy/dx, तो dx को इधर ले आइए, तो dy/dx यहाँ से क्या निकल के आएगा, y² को इधर ले जाएंगे तो -y²/x²। ये dy/dx जो आ रहा है इसी का नाम होता है लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन, इसको डिनोट करेंगे ml से, किसको से डिनोट करेंगे, ml से। अब यहाँ से देखिए y/x का अगर वैल्यू पुट किया जाए तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, लॉन्गिट्यूडनल हम बता दिए किसी को बोलते हैं, ये आ गया हमारा रेशियो। हमको यही निकालना था ना कि dx का मतलब किसका विड्थ है, ऑब्जेक्ट का, और dy का मतलब इमेज का, तो साइज ऑफ इमेज dy, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट ds, दोनों का रेशियो आ गया। इसी मैग्निफिकेशन को बोला जाता है लॉन्गिट्यूडनल। इसका वैल्यू कितना आ रहा है मैग्नीट्यूड में, -y²/x²। एक चीज और ध्यान में क्या बता रखना कि ये फॉर्मूला कब यूज होगा, तो ध्यान रखना जब ऑब्जेक्ट का साइज उसके डिस्टेंस के कंपेयर में बहुत छोटा है तभी इसको हम अप्लाई करेंगे। अब यहां से देखिए तो अगर हम लिखें कि लॉन्गिट्यूडनल जो मैग्निफिकेशन है उसका वैल्यू आया -y²/x², y किसको माने थे, v को, तो y की जगह पे हम लिख सकते हैं v², x किसको माने थे, u को, तो यहाँ पे लिख सकते हैं u²। अब यहाँ से ध्यान से देखिए तो -v/u, इसको मैग्नीट्यूड के बारे में आप सोचिए, v/u किसका था, लीनियर मैग्निफिकेशन, तो क्या यहाँ पे हम लिख सकते हैं -m², बिल्कुल लिख सकते हैं। m का मतलब होता है v/u, मैग्नीट्यूड का हम बात कर रहे हैं, तो v/u को अगर हम लीनियर मैग्निफिकेशन बोलते हैं तो इसका स्क्वायर है ये, इसका मतलब सर लॉन्गिट्यूडनल क्या लीनियर का स्क्वायर के बराबर होता है, बिल्कुल होता है, सामने आपका दिख रहा है जो लीनियर मैग्निफिकेशन होता है, अगर उसको हम स्क्वायर कर दें तो हमको क्या मिल जाएगा, लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है। निगेटिव साइन क्या दिखा रहा है कि ऑब्जेक्ट और इमेज का जो प्लेसमेंट है या जो फॉर्मेशन हुआ है वो अपोजिट डायरेक्शन में है। अब यहां से देखिएगा इस फॉर्मूला से अगर हमको dx और dy में से कुछ भी पूछना हो या क्वेश्चन में पूछा गया है, कोई बोलेगा कि इमेज का साइज बताइए, तो इमेज का साइज कितना था dy, डायरेक्टली हम वैल्यू क्या पुट करेंगे, इधर लिख देते हैं, ऊपर में लिखते हैं, देखिएगा ध्यान से। अगर हम बोलें कि dy का साइज बताइए तो dy बराबर हम लिख सकते हैं, इसको तो लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन बोल रहे हैं तो इसको हम डायरेक्टली ml लिखते हैं माइनस में, और साथ में क्या हो जाएगा dx। तो यहां से देखिए तो साइज ऑफ इमेज निकल रहा है, अगर मैग्निफिकेशन हम निकाल चुके हैं तो मैग्निफिकेशन में ऑब्जेक्ट का जो विड्थ है उससे अगर मल्टीप्लाई कर दें तो क्या निकल जाता है, साइज ऑफ इमेज। तो उम्मीद करते हैं कि लॉन्गिट्यूडनल भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, कुछ है नहीं, बस थोड़ा सा ध्यान से समझ लेना है। इसका यूज कब करना है, जब ऑब्जेक्ट कैसे प्लेस्ड हो, तो अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस, इसका में लेंथ नहीं होना चाहिए, लेंथ होगा तब कौन डिफाइन होगा, लीनियर, अगर विड्थ है तब कौन डिफाइन होगा, लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट था जो कि आपको काम का है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत सारा एग्जाम में इससे क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट्स बनाइए, आगे बढ़ते हैं। स्फेरिकल मिरर अभी खत्म नहीं हुआ है, अब स्फेरिकल मिरर का लास्ट टॉपिक पे हम पहुंच चुके हैं, इसके बाद स्फेरिकल मिरर का हमारा काम खत्म होने वाला है। हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो है वेलोसिटी। जैसे प्लेन मिरर में आपको पढ़ाए थे, प्लेन मिरर के सामने अगर किसी ऑब्जेक्ट को मूव करा दिया जाए तो इमेज भी मूव करता है, तो क्या स्फेरिकल मिरर में नहीं करेगा, इसको लिख देते हैं वेलोसिटी ऑफ
इमेज इन स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर में हमको इमेज का वेलोसिटी पता करना है। देखिए कंडीशन, इसमें भी दो कंडीशन बनेगा। केस 1 में हम लिखते हैं, केस 1 में क्या समझना है कि आपके पास एक स्फेरिकल मिरर है और देखिए यहां पे एक ऑब्जेक्ट रखा गया है जिसका नाम O है। ऑब्जेक्ट यहां पे रखा गया है और इसका इमेज मान लीजिए यहां पे बनता है, ये है इमेज I। अगर सेम साइड है तो इन्वर्टेड होगा। अब यहां से देखिएगा, मान लीजिए कि प्रिंसिपल एक्सिस से इसका जो डिस्टेंस है पॉइंट ऑब्जेक्ट, अब इसका जो डिस्टेंस है वो मान लेते हैं कि x है, ठीक है, और यहां पे जो इसका डिस्टेंस है इसको मान लेते हैं y है। अगर ऑब्जेक्ट, दो पॉसिबिलिटी है वेलोसिटी का, इसलिए केस 1 केस 2 बोल रहे हैं। पहला पॉसिबिलिटी है कि ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में। अगर ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा तो इसका इमेज हमको पता चल रहा है कि इमेज कहां जाएगा सर, तो इमेज जाएगा नीचे, क्योंकि इसका जो पोजीशन है, अगर ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है और सेम डायरेक्शन में सेम साइड में अगर इमेज बन रहा है तो इमेज हमेशा इन्वर्टेड होगा। और इसी डायरेक्शन में अगर ऑब्जेक्ट को हम ऊपर भेज दें और ऊपर मूव करवा दें तो इमेज कहां चल जाएगा, नीचे चला जाएगा। तो मान लेते हैं कि इसमें कुछ वेलोसिटी था vo, ठीक है, vo वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है, तो इमेज किधर जाएगा, नीचे जाएगा। इसका वेलोसिटी कितना होगा, मान लेते हैं vi। आपको क्वेश्चन में एक का वेलोसिटी दे देगा, दूसरा का वेलोसिटी पूछेगा, तो हमको यहां से रिलेट करना है कि ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी और इमेज के वेलोसिटी में क्या रिलेशन है। तो केस 1 में क्या बना, व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। जब ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर मूव कर रहा है तो अब ये केस बन रहा है, ठीक है। तब यहां से हम निकालते हैं, सोचते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहां से ये डिस्टेंस क्या था, x, ठीक है, पोजीशन था इसका x, इनिशियल पोजीशन। इसका इनिशियल पोजीशन कितना था, y। अगर ऑब्जेक्ट को मूव करवाएंगे तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी तो निकाल ही सकते हैं ना, चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो अगर यहां से हम लिखें कि dx अपॉन dt को आप क्या बोल सकते हैं, चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। x किसका पोजीशन था, ऑब्जेक्ट का, यानी कि dx अपॉन dt को हम बोल सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट होगा सर, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। अगर हम बोले dy अपॉन dt तो dy किसका, y किसका पोजीशन था, y का, i का मतलब इमेज का। तो अगर हम y के पोजीशन में चेंज ला रहे हैं, y में चेंज ला रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो इसको हम बोलेंगे कि वेलोसिटी ऑफ इमेज होगा, वेलोसिटी ऑफ इमेज होगा। इसको लिखे vo से और इसको लिखे vi से, लिखा गया है ना। अब यहां से आगे बढ़ते हैं, ठीक है सर ये भी समझ में आ गया कि x को अगर टाइम के रिस्पेक्ट में अगर डिफ्रेंशिएट करें, तो हम मैकेनिक्स का स्टार्टिंग में पढ़े थे रेक्टिलिनियर मोशन में कि अगर चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम है तो उसको हम वेलोसिटी बोलते हैं। तो यहाँ पे वेलोसिटी आ गया दोनों का। अब दोनों में रिलेशन चाहिए, तो रिलेशन कहाँ से लाएं। तब आइए सोचिए, इसका हाइट तो दिख रहा है ना कि इतना हाइट पे है। अगर हाइट दिख रहा है तो हम मैग्निफिकेशन पढ़े हैं। मैग्निफिकेशन क्या पढ़े हैं, मैग्निफिकेशन होता है HI अपॉन HO इक्वल टू माइनस V अपॉन U, पढ़े ऐसा। बताइए इसका जो हाइट अगर हम देखें तो हाइट अगर ऑब्जेक्ट का पूछे कि हाइट कितना है, तो हाइट हम x लेंगे, तो m बराबर लिख सकते हैं x अपॉन इमेज का, सॉरी ये इमेज का है तो इमेज का कितना होगा y, ऑब्जेक्ट का कितना है तो x, तो y अपॉन x। ये निगेटिव साइन होगा क्योंकि एक ऊपर है और एक नीचे है, तो नीचे वाला माइनस ऊपर वाला प्लस। अब यहां से देखें हम तो लिख सकते हैं y बराबर माइनस mx, ठीक है। इसमें ध्यान दीजिए, मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन। लेंथ इसका हमको पता था कि इतना डिस्टेंस पे है, ये इतना डिस्टेंस पे है। ऑब्जेक्ट में लेंथ नहीं था, लेकिन इसका हम प्रिंसिपल एक्सिस से डिस्टेंस तो निकाल सकते हैं, जिसको हाइट बोल सकते हैं। तो ये हाइट था ऑब्जेक्ट का, ये हाइट था इमेज का, दोनों का रिलेशन लाके हम मैग्निफिकेशन का वैल्यू पुट किए। अगर इसको हम डिफरेंशिएट कर दें तो dx y टाइम के रिस्पेक्ट में, अगर y बराबर माइनस mx को अगर हम टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, देखिए डिफरेंशिएशन करते हैं ऑन डिफरेंशिएटिंग, शॉर्टकट में लिख रहे हैं ऑन डिफरेंशिएटिंग, तो क्या आएगा dy अपॉन dt लिखना पड़ेगा टाइम के रिस्पेक्ट में, माइनस m तो कांस्टेंट है तो m, यहां से क्या होगा dx अपॉन dt। बताइए dy अपॉन dt क्या बोले थे, वेलोसिटी ऑफ इमेज है, और dx अपॉन dt क्या था, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट था। तो यहां से रिलेशन क्या मिलेगा, dy अपॉन dt को वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू माइनस m इंटू वेलोसिटी, dx अपॉन dt को क्या बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, तो m इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। देखिए तो रिलेशन आ गया, क्लियर है।
जितना मैग्निफिकेशन होगा ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी में मल्टीप्लाई कर दीजिए, इमेज का वेलोसिटी निकल जाएगा। नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है कि अगर ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है तो इमेज नीचे आएगा, अगर ऑब्जेक्ट नीचे आएगा तो ऑब्जेक्ट इमेज ऊपर जाएगा। नेगेटिव साइन क्या दे रहा है? डायरेक्शन, किधर मूव करने वाला है। तो ये था हमारा पहला कंडीशन। उम्मीद करते हैं कि अच्छे से समझ में आया होगा। नोट्स में छाप लीजिएगा, थोड़ा एक्सप्लेन भी कर लीजिएगा कैसे कैसे आपको बताया गया है। सिंपल प्रोसेस है, ठीक है। चलिए केस 2 पे आते हैं। केस 2 देखते हैं। केस 2 में क्या लिखेंगे? पैरेलल। देखिए अगर आपके पास ये स्फेरिकल मिरर है, ये पोल है और यहां पे ऑब्जेक्ट कुछ इस तरह से रखा गया है। मान लीजिए कि ये ऑब्जेक्ट है, पॉइंट ऑब्जेक्ट, और इसका इमेज यहां पे बनता है। पॉइंट है तो पॉइंट बनेगा, ठीक है। मान लीजिए कि यहां से इसका डिस्टेंस कुछ रहा होगा, मान लीजिए कितना है? x है, और यहां से इसका भी डिस्टेंस कुछ रहा होगा, मान लीजिए कितना है? y है। ये u का वैल्यू हुआ और ये v का वैल्यू हुआ। अब यहां से ऑब्जेक्ट को अगर हम मूव करवाएं तो मूव कैसे कराना है? परपेंडिकुलर नहीं, पैरेलल। तो अगर मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट इधर मूव कर रहा है, ठीक है, कुछ वेलोसिटी vo के साथ, तो अगर ऑब्जेक्ट मिरर से दूर जा रहा है तो इमेज उसके पास आएगा, तो इमेज इधर जाएगा। एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट है। यहां पे क्या लिखेंगे? वेलोसिटी ऑफ इमेज, ठीक है। अब आपको बताना, अगर ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी दे दे तो इमेज का पूछ लेगा, इमेज का वेलोसिटी दे दे तो ऑब्जेक्ट का पूछ सकता है, ठीक है। अब इसको रिलेट करना है, कैसे करेंगे? तो सबसे पहले मान लीजिए क्या कि जब ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ठीक है, किसी भी इंस्टेंट पे, स्मॉल टाइम और टाइम इंटरवल में, किसी भी टाइम पे हम बात कर रहे हैं, किसी भी इंस्टेंट पे हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो किसी इंस्टेंट पे हम देखें क्या कि ऑब्जेक्ट में कुछ डिस्प्लेसमेंट आया। देखिए डिस्प्लेसमेंट को दिखा रहे हैं। मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट कितना आया? dx, क्योंकि इसका डिस्टेंस कितना था? x। तो x में जो चेंज आएगा उसको हम क्या लिखेंगे? dx। स्मॉल ड्यूरेशन ऑफ टाइम, किसी भी समय पे बात कर रहे हैं तो छोटा ही चेंज होगा। तो मान लीजिए कितना चेंज हुआ? dx। तो इसमें भी चेंज हुआ होगा, कितना? तो dy। अगर ऑब्जेक्ट इधर शिफ्ट किया तो इमेज भी तो शिफ्ट करेगा। ऑब्जेक्ट का शिफ्ट कितना? मान लीजिए dx, तो इमेज कितना शिफ्ट करेगा? मान लीजिए dy, ठीक है। अब आपको यहाँ से रिलेशन देखना है, तो क्या करते हैं कि dx और dy में हम अभी पढ़े हैं कि dy अपॉन dx का वैल्यू होता है, क्या पढ़े थे? dy अपॉन जो dx होता है वो माइनस वी स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर होता है, ठीक है, जिसको हम लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन बोले थे, ठीक है। अगर यहाँ से देखा जाए, ठीक है, अगर यहाँ से देखा जाए तो dy अपॉन dx हमको मिल गया। dx था ऑब्जेक्ट में डिस्प्लेसमेंट, dy था इमेज में डिस्प्लेसमेंट। हमको लाना क्या है? दोनों का वेलोसिटी में रिलेशन। तो हम क्या करते हैं कि दोनों को सेपरेट करते हैं। सेपरेट का मतलब dy को इधर रहने दीजिए और dx को इस तरफ ले आइए, तो माइनस वी स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर इंटू dx लिख सकते हैं, ठीक है। अब दोनों साइड फिर से क्या करना है? टाइम के साथ डेरिवेटिव कर दीजिए, डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो अगर dy को टाइम के साथ डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी ऑफ इमेज मिलेगा, अगर dx को टाइम के साथ डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट मिलेगा। तो फिर से क्या लिखेंगे? ऑन डिफरेंशिएटिंग, डिफरेंशिएट कर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो क्या मिलेगा? dy अपॉन dt इज इक्वल टू माइनस वी स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर, और यहाँ से क्या लिखेगा? dx अपॉन dt। तो इसको क्या बोल देंगे? वेलोसिटी ऑफ इमेज। इसको क्या बोल देंगे? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। तो क्या निकल के आया? वेलोसिटी ऑफ इमेज इक्वल टू, इसको बोलेंगे कि लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन है, इसको लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन बोलते हैं। तो डायरेक्टली लिखेंगे माइनस लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन इनटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इसका भी रिलेशन आ गया, ठीक है। तो जब प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग तब ये ऐसा फॉर्मूला पुट कीजिएगा, और जब परपेंडिकुलर, उसमें देखिए क्या आया था? लीनियर आया था। अभी जो पीछे बताया था उसको देखिएगा पीछे करके, इसमें क्या है? लॉन्गिट्यूडनल आ रहा है। तो रिलेशन आपको समझ में आ ही गया होगा कि कुछ है नहीं इसमें, बस सोचना थोड़ा है, मैथमेटिकल टर्म से थोड़ा dx dy आ रहा है, डिफ्रेंसिएशन करना पड़ा, इसलिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन जिसको ये सब डिफ्रेंसिएशन क्लियर है उसको आपको समझ में आ रहा होगा। तीसरा कंडीशन भी बनेगा। तीसरा कंडीशन में क्या देगा कि ऑब्जेक्ट ऐसे जा रहा है, समझ लीजिए। तो ये क्या है कि ना ये परपेंडिकुलर है ना ये पैरेलल है, ये इंक्लाइंड है। अगर इंक्लाइंड है तो यहाँ से एंगल कुछ हमको पता रहेगा। मान लीजिए वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट दे दिया कि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसका एक कंपोनेंट निकल जाएगा v नॉट कॉस थीटा, ऊपर का निकल जाएगा v नॉट साइन थीटा। एक को पैरेलल ले लीजिए, एक का परपेंडिकुलर ले लीजिए, दोनों का वैल्यू आपको बता दिया गया, उसके हिसाब से निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो आज हमारा स्फेरिकल मिरर खत्म हुआ, एक टॉपिक हमारा लाइट का खत्म हुआ, और अच्छे से कोई भी टॉपिक आपको छोड़ा नहीं गया है। यूट्यूब पे अभी तो ढंग से हम लोग नहीं आए हैं, लेकिन आएंगे, अब तो पक्का है कि आएंगे। लेकिन हम सोच रहे हैं कि जब हम पढ़ा ही रहे हैं तो ऐसा नहीं कि बोर्ड लेवल पढ़ाएं, ऐसा नहीं जेई लेवल पढ़ाएं, सब कुछ पढ़ा रहे हैं। कोई भी बच्चा स्टार्टिंग से अगर पूरा वीडियो देखेगा,
किसी भी लेवल का एग्जाम हो आपसे सवाल बनेगा। तो ये आज के क्लास में, आज के वीडियो में स्फेरिकल मिरर का काम खत्म हुआ। नेक्स्ट क्लास में हम शुरू करेंगे, अगला टॉपिक हमारा होगा रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये भी अच्छा खासा लंबा टॉपिक है, बड़ा टॉपिक है। ऑप्टिक्स का सिलेबस बड़ा होता है, तो हड़बड़ाना नहीं है कि सर इतना धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं। धीरे धीरे नहीं पढ़ा रहे हैं। लॉकडाउन खुलने से पहले अगर ऑप्टिक्स क्लियर हो जाता है दोनों चैप्टर, तो आप बहुत बड़ा पोर्शन एक कवर कर लीजिएगा ऑनलाइन के थ्रू। तो ध्यान से, ऐसा नहीं कि क्लासरूम जब मान लीजिए कि कोचिंग तो खुलेगा, आप निश्चित है कि जैसे हिसाब से घट रहा है कोरोना, तो मान लीजिए अगस्त लास्ट तक हम मैक्सिमम लेके चलें कि खुल जाना चाहिए जैसा सिचुएशन है। अगस्त लास्ट में अगर खुलेगा तो ये दिमाग से मैं निकाल के रखिएगा कि ऑप्टिक्स हमको दोबारा यहाँ पे क्लासरूम में जैसे यहाँ पे डिटेल में पढ़ा रहे हैं वैसे पढ़ाया जाएगा, नहीं पढ़ाया जाएगा। ऑप्टिक्स हम यहाँ पे इसलिए पढ़ा रहे हैं, आप लोग तैयारी कीजिएगा। पढ़ाया जाएगा क्लास में कैसे, तो आपको हम रिवीजन कराएंगे। रिवीजन का मतलब है कि नोट आपके पास होना चाहिए। अगर नोटबुक नहीं रहेगा समझ लेना सब डंडा दहिए पे टूटेगा, एकदम कन्फर्म है। अगर जिस दिन क्लास खुदा आपके पास ऑप्टिक्स का नोट्स अगर नहीं मिला तो आपको कोई बचाएगा नहीं। तो ध्यान में रखना कि इसको कंप्लीट करके रखना है, और ऐसा नहीं कि पिटाने के डर से, आप अपने लिए पढ़ो। अगला टॉपिक में हम इसको कवर करने वाले हैं, ये भी थोड़ा लंबा टॉपिक चलेगा, तो आप मेंटली प्रिपेयर होइए कि कुछ नया आ रहा है, तो कुछ नया सीखेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू। वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसको शेयर कीजिए, लाइक भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए। और एक और नोटिस है, रात के 10 बजे 10 PM पे आप टेलीग्राम से जुड़िए। आपको वहाँ पे कम से कम 10 क्वेश्चन डेली, वहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपको हम सॉल्व कराते हैं। 10 क्वेश्चन, वो क्यों 10 मिनट का काम होता है। 10 बजे आइए, 10 मिनट के लिए हमसे जुड़िए। आपको 10 क्वेश्चन देंगे, वो उसमें पोल क्रिएट किया जाता है ना, क्यूज वाला, उसमें आप अपना रिवीजन करिएगा। बेसिक कॉन्सेप्ट पे एकदम क्वेश्चन देते हैं ताकि आपका तैयारी थोड़ा और स्ट्रॉन्ग हो। तो 10 PM पे आप टेलीग्राम से जुड़िएगा, ठीक है। थैंक यू।